आइए, सीपीसी चल रही थी। सीपीसी में आपका इधर 3 सेक्शन आपका बचे हैं, इसके बाद थोड़ा लिखवा जाएगा। पहले ये सीपीसी का सेक्शन समाप्त कर लिया जाए। 3 सेक्शन जो आपका बचा है, इसमें आपका पहला हम शुरू करने जा रहे हैं केबियट, यानी कि केबियट। केबियट होता क्या है, इसको हिंदी में भी आपका कहीं लिख लीजिएगा। हिंदी में आपका कहा जाता है केबियट को पूर्व चेतावनी। कई बार लोग हिंदी में पूछते हैं कि केबियट का मतलब क्या हुआ। तो केबियट को हिंदी में कहा जाता है पूर्व चेतावनी, और उर्दू में कहा जाता है उज्रदारी। जो उर्दू शब्द है उसको उज्रदारी कहा जाता है। इसका प्रावधान आपका सीपीसी की धारा 148 ए में है, यानी कि धारा 148 का हिंदी में कहिए, और इंग्लिश में आपका 148 ए में है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बना कि आपका देख रहे हैं कि ये धारा आपका नई धारा है, तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि 148 से कब आपका जोड़ी गई, यानी कि सीपीसी में कब ऐड की गई। तो आप उसको मैंने नीचे दिया भी गया है बैरेक में, यह धारा आपका ये 1976 में ऐड की गई, यानी कि 148 से जो हम धारा पढ़ाएंगे आपका आज, वह 1976 में सीपीसी में एमेंड करके ऐड की गई या जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आखिर कैवियट का मतलब क्या होता है, और कैवियट क्यों दायर की जाती है। अभी बैरेक ना शुरू करिए, अभी आपका पहले जो सामान्य बातें हैं वह पढ़ा जाता है, और तब आपका बेयर एक्ट पढ़ा जाता है। तो जब भी आपके, हाँ देखिए, आपका कब से लागू हुई वो भी लिख लीजिए कहीं, क्योंकि आजकल कौन क्वेश्चन आपका पूछ दे। 1 फरवरी 1977, 1 5 मई है, 1 मई, देखिए 1 मई 1977, 1 5, यानी कि 1 5 1977। देखिए, जब भी कैवियट पढ़िए सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है आपका, वहां से हम शुरू करते हैं। प्राकृतिक न्याय के जो सिद्धांत हैं आपका 3 सिद्धांत हैं, तीनों हम फिर बता रहे हैं। पहला सिद्धांत है आडि अल्ट्रम पर्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुनो। दूसरा जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है वह आपका है रूल अगेंस्ट बायस, यानी कि पक्षपात या अभिनत के विरुद्ध नियम। तीसरा आपका है जो विकासशील अवस्था में है आपका रीजन डिसीजन, यानी कि जब भी कोई प्राधिकारी या न्यायालय कोई फैसला दे तो उस फैसले का कारण बताए, रीजन बताए। तो जो ये पहला सिद्धांत है आपका आडि अल्ट्रम पर्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को सुनो, इस सिद्धांत को प्रश्रय देते हुए ही कैवियट लाई गई थी। यानी कि जो कैवियट हम पढ़ाएंगे उसका जो नेचुरल जस्टिस से आपको पहले जोड़ना है वह आपका जोड़ना है, मैं बता दूं, आडि अल्ट्रम पर्टम से, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुना जाना चाहिए। तो एक उदाहरण बनाया जाए और उसी उदाहरण पर पहले कैवियट को देखा जाए। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और ये बी के खिलाफ कोई वाद दायर करने वाला है, यानी कि अभी ए ने बी के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया है, सिविल मुकदमा,
लेकिन ये संभावना है कि ए बी के खिलाफ मुकदमा दायर करेगा। तो इस पहला नियम ये याद रखिए। दूसरा नियम ये है कि ए ने बी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है यानी कि मुकदमा के लंबितावस्था के दौरान। और तीसरा ये है कि मान लीजिए ए निचले न्यायालय से हार गया है और बी के खिलाफ आपका ऊपर के न्यायालय में क्या करना चाहता है, अपील। तो ऐसी कंडीशन में बी आपका न्यायालय के एक रजिस्टर में अपना नाम और पता दर्ज कराएगा। और यानी कि बी नाम पता दर्ज कराएगा और एक रजिस्टर होता है उसमें दर्ज कराएगा। फिर भी के द्वारा न्यायालय के माध्यम से एक सूचना दी जाएगी और वह सूचना ए को दी जाएगी। यानी कि ए का नाम पता रहेगा और ए को एक लेटर भेजा जाएगा न्यायालय के रजिस्टर में। बी अपनी बातें दर्ज करा दिया है। बी इसलिए दर्ज कराया है कि जब ए उसके खिलाफ सूट फाइल करे या ए ने जो सूट फाइल कर दिया है या ए जो अपील करने वाला है या अपील कर दिया है। तो सूच इसलिए कैविएट दायर बी ने किया है कि जब तक हमें सुन न लिया जाए तब तक ए के पक्ष में कोई अंतरिम या अस्थाई रिलीफ न दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ, मुख्य उद्देश्य ये है कि आप ए के फेवर में कोई भी फैसला देते हुए यानी कि न्यायालय ए के पक्ष में अगर कोई फैसला भी देता है तो कम से कम हमें एक बार सुनवाई का मौका दिया जाए, हमारी बातों को भी क्या किया जाए, सुन लिया जाए और तब आप जो भी फैसला हो देना हो दीजिए। यानी कि कुल मिलाकर एक पक्षीय आदेश या एक पक्षी निर्णय देने से रोकने के लिए कैविएट दायर की जाती है। तो किसके फेवर में एक पक्षीय निर्णय या आदेश या डिक्री न आए, ए के। इसलिए किसने कैविएट दायर कर दी है, बी ने। जब भी कैविएट दायर करेगा तो डाक द्वारा ए को सूचित किया जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ कैविएट दायर हो गई है। अब जब एक बार भी न्यायालय के रजिस्टर में अपना नाम पता इत्यादि कैविएट रजिस्टर में दायर कर चुका है तो वह कितने दिन तक विद्यमान रहता है, यानी कि कैविएट की अवधि कितनी दिन होती है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना है। तो कितने दिन, यानी कि बी जब अपना नाम दर्ज करा दिया है तो आपका 90 दिन तक वह नाम बना रहेगा उस रजिस्टर में। अब अगर उन 90 दिन के अंदर ए कोई मुकदमा करता है बी के खिलाफ या अपील करता है तो ऐसी दशा में सबसे पहले बी को सूचित किया जाएगा। बी ने अपने अधिवक्ता का नाम दिया होगा तो एक कॉपी मुकदमे की बी को दी जाएगी और जब ए रिलीफ की मांग करेगा तो उस दौरान बी आपका उपस्थित रहेगा, माने उनके अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे और ए के दावे का विरोध करेंगे। यानी कि कैविएट का मुख्य उद्देश्य ही ये है कि एक पार्टी जो आदेश होता है उसको रोका जाए। यानी कि न्यायालय केवल ए का पक्ष सुनकर और ए के बारे में ए का पक्ष सुनकर और ए के फेवर में कोई आदेश पारित न करे। कम से कम जब ए कोर्ट में आता है तो हमारी भी बात एक बार कम से कम क्या किया जाए, सुना जाए। उसके बाद आप जो भी फैसला हो न्यायालय दे, लेकिन हमारी एक बात क्या, एक बार हमें भी सुनवाई का क्या दिया जाए, मौका। यानी कि अगर कोई पूछे कि कैविएट का मुख्य उद्देश्य क्या है तो एक्स पार्टी आर्डर
को देने से रुकवाना, और प्राकृतिक न्याय का वह जो सिद्धांत है कि हमारी भी बात कम से कम एक बार आप क्या करें, न्यायालय सुने और तब विपक्षी के बारे में फैसला करे, इसीलिए कैवियट दायर की जाती है। दूसरा नियम ये देखना है कि जो कैवियट की अवधि आपका बताया ही गया कितने दिन होती हैं, 90 दिन होती हैं। कैवियट का उद्देश्य हो गया, अवधि हो गया। इसके बाद आपका यह एक प्रक्रिया का नियम है, यानी कि यह एक जो कैवियट है ये प्रोसीजर का नियम है, प्रक्रिया का नियम है। हाँ, नहीं, फिर एक बार बताया जाए। जो आपका संशोधन हुआ था 1976 में, देख ले रहे हैं हम, हो सकता है देख ले रहे हैं हम इसको, लेकिन आपका जो 1976 का संशोधन हुआ है उसमें कुछ जो सेक्शन है मैं बता दूं, वह अलग अलग डेट को भी लागू हुए हैं। लेकिन एक बार हम देख ले रहे हैं फिर आपका इन्फोर्समेंट डेट, क्या इंग्लिश वर्जन में, इसको हम देख लेंगे भाई जब विवाद रखे रखे। अब अलग अलग बेयर एक्ट है, उसका कोई उपाय नहीं, उसको देखना पड़ेगा। आगे बढ़े, छोड़ दीजिए अभी वो विवाद देख लेंगे हम, तब भाई बता देंगे। देख, उसमें ये है कि कुछ जो संशोधन 1976 के हैं मैं बता दूं, वह कुछ धाराओं में किए गए जो संशोधन है वह अलग अलग डेट को भी लागू हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुख्य रूप से ये सही बात है कि आपका 1 फरवरी 1977 को ज़्यादातर ये लागू हुआ, लेकिन उसको देखना पड़ेगा किताब में, और किताब में आपका हम छांट के आपको सेक्शन वाइज अलग अलग करा देंगे कल। आगे देखा जाए इसमें, जहां तक कैविएट की बात है, आपका उच्चतम न्यायालय ने आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एम्प्लॉइज एसोसिएशन एंड अदर बनाम आपका मने ये फिर एक बार देखिए, ये उच्चतम न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एम्प्लॉइज बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वाद में, यानी कि रिजर्व बैंक के जो एम्प्लॉयड थे उन्होंने रिजर्व बैंक के खिलाफ, आरबीआई के खिलाफ मुकदमा किया था और ये कहा था कि हमें पहले सुना जाए तभी आपका रिजर्व बैंक के पक्ष में कोई आदेश दिया जाए। तो उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि कैवियट एक प्रक्रिया का नियम है। न्यायालय चाहे तो आपका अति आवश्यक होने पर भले ही विपक्षी ने कैवियट दायर की हो, लेकिन अगर अति आवश्यक मामला है तो बिना विपक्षी को सुने भी ए के फेवर में न्यायालय कोई आदेश पारित कर सकता है। लेकिन कब? जब मामला अर्जेंट हो और तत्काल अनुतोष की आवश्यकता हो, यानी कि कैवियट के बावजूद भी न्यायालय दूसरे पक्षकार को सुनने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन मैं फिर बता दूं, सामान्यतः जब कैवियट दायर कर दी जाती है तो दूसरे पक्षकार को जनरली क्या किया जाता है, सुना पहले जाता है, तब ए के पक्ष में न्यायालय कोई फैसला दे। लेकिन न्यायालय ने अगर बी की बातों को न सुनकर केवल ए की ही बातों को सुनकर कोई फैसला दे दिया है तो क्या वह फैसला अवैध होगा कि वैध होगा? तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वैध होगा, यानी कि कैवियट एक प्रोसीजरल मामला है। न्यायालय चाहे तो इसकी अवहेलना कर सकता है। अगला देखिए, अब ये है कि आपका ये जो कैवियट दायर किया जाता है ये केवल मूल कार्यवाही में होगा कि अपील में होगा कि दोनों में? तो हमने उदाहरण क्या बताया
मूल कार्यवाही यानी कि ए जब वाद दायर कर रहा है और आपका अगली अपील कार्यवाही, तो कैवियट किसमें दायर की जा सकती है? दोनों में, यानी कि मूल कार्यवाही में भी और अपील में। यहाँ तक कि आपका उच्चतम न्यायालय में भी कैवियट दायर की जाती है, पूर्व चेतावनी दायर की जाती है, उजरदारी दायर किया जाता है। एक उदाहरण बताया जाए आपका, तब आपका बैरक शुरू किया जाए। सबसे उत्तम उदाहरण आपका है ये शिक्षा मित्रों वाला। देखिए ध्यान से, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से शिक्षा मित्रों के मामले में सरकार हार गई, तो जो बीएड धारी थे उनको ये आशंका थी कि सरकार इसकी या शिक्षा मित्र इसकी अपील उच्चतम न्यायालय में करेंगे। तो जो बीएड धारी थे वह उच्चतम न्यायालय में जाकर और कैवियट दायर कर दिए। इसका मतलब ये मांग किए सुप्रीम कोर्ट से कि हजूर अगर सरकार या शिक्षा मित्र एसएलपी में आते हैं आपके यहाँ अनुच्छेद 136 के तहत, तो बिना हमें सुनवाई का मौका दिए शिक्षा मित्र या सरकार के फेवर में आप कोई अंतरिम आदेश पारित न करिए। यानी कि हमें सुन लीजिएगा और तब आप सरकार के या शिक्षा मित्रों के फेवर में जो भी करना हो करिएगा, लेकिन हमारी बातें आदेश देने से पहले एक बार क्या करिए, सुन लीजिए। तो आपका वास्तव में वही हुआ भी और आपका कोई एक्स पार्टी आर्डर पास नहीं हो पाया, क्योंकि कैवियट दायर कर दिए थे बीएड धारी। और अंत में आपने देखा कि शिक्षा मित्र बेचारे आपका हार ही गए सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि जीत नहीं पाए। तो कैवियट का लास्ट लाइन सामान्य बातों में ये है कि कैवियट न्यायालय के रजिस्टर में दर्ज एक सूचना है जिसके द्वारा कैवियट करता यानी कि कैवियट दायर करने वाला पक्षकार यह चाहता है कि जो मुकदमा या अपील उसके खिलाफ होने वाली है या हो चुकी है, दोनों या तो होने वाली हैं या क्या हुआ है, हो चुकी हैं, उस मामले में न्यायालय बिना उसको सुने कोई एक्स पार्टी अंतरिम या अस्थाई आदेश पारित न करे। और यही आपका है नेचुरल जस्टिस का नियम, पहला जो हम लगातार बताते हैं, आडी अल्ट्रम पर्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुनो। अब आइए बैरक की भाषा देखा जाए। सामान्य भाषा, सामान्य बातें आपका जितनी हैं वह आपका बता दी गई। अब बेयर एक्ट की भाषा निकाल लीजिए, तब सही रहेगा। धारा 148 निकाल लीजिए भाई आपका। धारा 148 ए देखिए, देखिए आपका क्या दिया गया है। कैवियट दायर करने का अधिकार 5 क्लाज हैं और आपका पांचों क्लाज को अच्छे से पढ़ना है। देखिए पांचों क्लाज भाई, पहला देखिए, जहां किसी न्यायालय में संस्थित या शीघ्र ही संस्थित होने वाले किसी वाद या कार्यवाही में, तो पहला नियम ये बनाइए कि आपका जो कैवियट होती है आपका कब दायर किया जा सकता है। तो पहला नियम ये आया कि जहां किसी न्यायालय में, न्यायालय मतलब यहाँ सिविल न्यायालय में, दूसरा शब्द देखिए संस्थित या शीघ्र ही संस्थित होने वाले। संस्थित का मतलब ये है कि न्यायालय में वाद संस्थित माने फाइल होता है, दायर हो चुका है। यानी कि पहला नियम ये आया कि मुकदमा दायर होने के बाद भी कैवियट दायर की जा सकती है। फिर दूसरा शब्द ये कह रहा है कि शीघ्र ही दायर होने वाला है,
यानी कि अभी वाद दायर हुआ नहीं है, वाद फाइल हुआ नहीं है, लेकिन दायर होने वाला है, यानी कि संभावना है। तो उदाहरण भी बना लिया जाए, ए और बी को आशंका है कि ए उसके खिलाफ कोई सिविल वाद दायर कर सकता है, या बी के खिलाफ ए ने सिविल वाद दायर कर दिया है। तो कैविएट कब दायर की जा सकती है? पहला क्वेश्चन, वाद दायर करने के बाद, वाद दायर करने के पूर्व, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? इन दोनों से यही निकला कि दोनों कंडीशन में। आगे देखिए आप सब, किसी वाद या कार्यवाही में किसी आवेदन का किया जाना प्रत्याशित है, यानी कि बी को आशंका हो जाती है कि कोई मुकदमा हमारे खिलाफ दायर हो चुका है या दायर होने वाला है, या किसी कार्यवाही में, कार्यवाही शब्द व्यापक अर्थ रखता है और कार्यवाही शब्द में हम किसको ऐड कर लें? अपील। यानी कि अगर बी को आशंका हो गई कि निचले न्यायालय से ए हार चुका है और ऊपर के न्यायालय में यह अपील शीघ्र ही करने वाला है, इस बात की संभावना है, या ए ऊपर के न्यायालय में उस मामले में अपील कर चुका है। तो बताइए, अपील करने के पूर्व की अपील होने के बाद कैविएट दायर की जा सकती है कि दोनों? तो आप दोनों मार्क कराइए। अगला शब्द देखिए, कार्यवाही में किसी आवेदन का किया जाना प्रत्याशित है। प्रत्याशित है मतलब अभी किया नहीं गया है, ये आशंका है कि ए बी के खिलाफ कोई वाद दायर करेगा या दायर किया है, या बी के खिलाफ कोई अपील दायर किया है या दायर कर सकता है। ये करने वाला मैंने कर सकता, अभी किया नहीं, इस बात की क्या है? प्रत्याशंका। प्रत्याशंका माने आशंका है। तो आगे शब्द देखिए, शब्द सा चला जा रहा है, या कोई आवेदन किया गया है तो मैंने कर दिया। वहाँ कोई व्यक्ति जो ऐसे आवेदन की सुनवाई में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के अधिकार का दावा करता है, उसके बारे में कैविएट दायर कर सकेगा। तो कैविएट कौन दायर कर सकेगा? तो वाद का पक्षकार ही नहीं, बल्कि वे सभी लोग दायर कर सकते हैं जो उस मामले में अपने को सुने जाने के अधिकार का क्या करते हैं? दावा। यानी कि कैविएट मुकदमे में भले कोई व्यक्ति पक्षकार न हो, लेकिन अगर उस मुकदमे में उसका कोई हित है, इंटरेस्ट है, भले वह वादी, प्रतिवादी या पक्षकार न हो, तो क्या हित मुकदमे में हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा कैविएट दायर की जा सकती है कि नहीं? की जा सकती है। यानी कि बी का पक्षकार होना आवश्यक नहीं है। अगर बी उस मामले में कुछ न कुछ क्या रखता है? हित रखता है, तब भी किसके खिलाफ कैविएट दायर कर सकता है? ए के। तो अगला पहला खंड हो गया कैविएट दायर करने का अधिकार। दूसरा देखिए खंड, जहां उपधारा 1 के अधीन कोई कैविएट दायर किया गया है, वहां वह व्यक्ति जिसके द्वारा कैविएट दायर किया गया है, जिसे इसमें इसके पश्चात कैविएट कर्ता कहा गया है, उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा उपधारा 1 के अधीन आवेदन किया जा गया है या किए जाने की संभावना है, कैविएट की सूचना की तामील रजिस्ट्री डाक द्वारा करेगा। तो बस एक लाइन है कि जो पहला लाइन ये आया कि जो व्यक्ति कैविएट दायर किया है उसका नाम अब याद रखिए, कैविएट करता कौन हो गया इस उदाहरण में? बी। नहीं, फिर एक बार देखिए, ए के खिलाफ तो हुआ है, कैविएट कौन इस उदाहरण में दायर किया है? बी। तो पहले बी का नाम जान लीजिए, क्या होगा?
तो जो व्यक्ति कैवियट दायर करता है उसे कैवियट कर्ता कहेंगे। अब जब कैवियट दायर हो गई तो दूसरा खंड ये बताता है कि बी ए को इस कैवियट की सूचना देगा, यानी कि बी द्वारा रजिस्टर्ड डाक से ए को इस बात की नोटिस भेजी जाएगी कि हमने कैवियट दायर कर दिया है। इसलिए नोटिस भेजी जाती है कि ए को ये मालूम चल जाए कि अब जो वह मुकदमा करने वाला है या जिस मुकदमे में अब सुनवाई होनी है कर चुका है, उस मुकदमे में आपका बी भी सक्रिय हो गया है और बी ने किसको सूचना दे दी है, ए को, कि हम तुम्हारे खिलाफ कैवियट दायर कर चुके हैं। तो ऐसी सूचना कैसे दी जाएगी? रजिस्टर्ड डाक द्वारा, यानी कि आपका रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस के माध्यम से क्या किया जाएगा, लिफाफा में भर के भेज दिया जाता है, एक पन्ना कि आपके कैवियट नंबर इत्यादि लिखकर। दूसरा खंड तीसरा देखिए, जहां उपधारा 1 के अधीन कोई कैवियट दायर किए जाने के पश्चात किसी वाद या कार्यवाही में कोई आवेदन फाइल किया जाता है, वहां न्यायालय आवेदन की सूचना कैवियट कर्ता को देगा। तो सामान्य नियम है, किसने कैवियट दायर किया था? बी ने दायर किया था। तो जब ए कोई वाद दायर करे या वाद दायर कर चुका है या अपील दायर करे या ए बी के खिलाफ अपील करने वाला है और अपील कर दिया, तो न्याय जैसे ही ए द्वारा वाद या अपील दायर किया जाएगा या दायर किया जाएगा, वैसे ही इस वाद या अपील की सूचना किसको न्यायालय देगा? बी को, यानी कि कैवियट कर्ता को। थोड़ा 2-3 दिन समय दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 1 जनवरी को ए ने मुकदमा दायर किया और बी पहले से ही कैवियट दायर किया है, तो आपका जैसे ही ए मुकदमा दायर करेगा वैसे ही पहले लिस्ट में नाम खोजा जाता है कि ये जिनके खिलाफ मुकदमा दायर किया है, क्या न्यायालय के कैवियट रजिस्टर में उनका नाम दर्ज है कि नहीं। अगर उनका नाम दर्ज है तो उनका पता भी दर्ज रहता है, कौन अधिवक्ता है अधिवक्ता का भी नाम रहता है, चेंबर नंबर भी रहता है। तो ए का न्यायालय का यह कर्तव्य है कि जैसे ही ए बी के खिलाफ मुकदमा करता है तो इस मुकदमे की सूचना बी को दी जाए। बी को डायरेक्ट नहीं देते तो उनके अधिवक्ता के चेंबर में जाइए, अधिवक्ता को ही दे दीजिए, क्योंकि बी ने अपना अधिवक्ता वहाँ क्या किया है, अथराइज, और अधिवक्ता साहब रिसीविंग दे देंगे कि हमने न्यायालय द्वारा जो सूचना भेजी गई है हमने रिसीव कर लिया। तो एक कॉपी पूरा प्रपत्र रहता है सूचना। इसका फायदा ये होगा कि केवल एक को सुनकर न्यायालय अब फैसला नहीं देगा। 1 तारीख को कैवियट रिसीव की गई तो 2-3 दिन का समय दिया जाता है ताकि विपक्षी भी पूरी तैयारी करके आए और एज ने जो मुकदमा दायर किया है, विपक्षी प्रयास करता है कि पहली सुनवाई में ए का मुकदमा खारिज करा दें या ए के पक्ष में कोई अंतरिम अनुतोष हम दिलवाने नहीं देंगे। तो पूरा विरोध कौन करेगा आकर? कैवियट करता। भाई इसीलिए तो कैवियट के हम इनका पहला ही सुनवाई में मुकदमा क्या करा देंगे, खारिज। अगला देखिए, जहां आवेदक पर किसी कैवियट की सूचना की तामील की गई है, वहां वह उसके द्वारा किए गए आवेदन की और आवेदन के समर्थन में उसके द्वारा फाइल किए गए या फाइल किए जाने वाले किसी कागज या दस्तावेज की प्रतियां कैवियटकर्ता के खर्चे पर कैवियटकर्ता को तुरंत देगा। यानी कि ए अगर मुकदमा दायर करता है तो बी को
यानी कि कैविएट कर्ता को वह जो दस्तावेज और कागज पत्तर हैं मुकदमे के बी को देगा, लेकिन यहाँ उसका कागज पत्तर या दस्तावेज का खर्चा कैविएट कर्ता को देना पड़ेगा। यानी कि बी को मुकदमे की पूरी कॉपी और कागज पत्तर उपलब्ध कराया जाएगा जब सूचना लेकर जाई जाएगी, लेकिन जो दस्तावेज या कागज पत्तर का जो पैसा लगेगा फोटोस्टेट का, वह ए नहीं देगा। कौन देगा? बी, यानी कि कैविएट खर्चा। यानी कि जो खर्चा लगेगा उस खर्चे का वहन कौन करेगा? जो दस्तावेज कैविएट कर्ता को दिए जाएंगे आपका मुकदमा दायर करने वाले द्वारा, तो कैविएट कर्ता को ही आपका उन खर्चों को क्या करना पड़ेगा? वहन। अब अंतिम नियम आया कि जब एक बार कैविएट न्यायालय के रजिस्टर में दर्ज कर दी गई तो कितनी अवधि तक वह बनी रहेगी, वह जरूर याद रखिए। यही पूछा जाता है कितनी अवधि तक? 90 दिन की अवधि तक बनी रहेगी। इस प्रकार कैविएट का मामला भी क्या हुआ? समाप्त। अब आगे बढ़ा जाए इसमें। अगली धारा आइए आपका अगली धारा आपका देखा जाए, निकाल लीजिए सेक्शन 151। यानी कि 3 सेक्शन बने हैं, बचे हैं अभी और 2 सेक्शन आपका बचे रहेंगे। आइए देखा जाए, निकाल लीजिए धारा 151। हमेशा आपका क्वेश्चन इससे बन रहा, मैं बता दूं, और पिछली बार यूपीजे में भी आपका क्वेश्चन बना था। किस मॉडल से क्वेश्चन इसमें बनता है? मेंस में भी किस मॉडल से बनता है, प्री में भी, और सतर्क होते हुए इस क्वेश्चन को जानना है। जब भी आप सीपीसी की धारा 151 जब भी पढ़िए तो इसके साथ कुछ और भी प्रावधान पढ़ने पड़ेंगे। अब देखिए कौन कौन से प्रावधान पढ़ने हैं। सीपीसी की धारा 151 के समान सीआरपीसी में यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 482 482 है, और इसी के समान जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, उसका जो आर्टिकल है 142। तो 3 को एक साथ पढ़िएगा। फिर हम बता रहे हैं कौन कौन प्रावधान एक साथ आपको पढ़ने हैं। पहला आपका सीपीसी का सेक्शन 151, इसी के साथ क्रिमिनल मामलों में हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे। आपका 482 सीआरपीसी की धारा, और इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपका बताया जाएगा 142 यानी कि अनुच्छेद 142। अब सबसे पहले आपका जो शुरुआती दौर से एकदम शुरुआत मैं कर रहा हूँ, और नए लोग तो और कवर करें, आपका कह सकते हैं कि आपका तमाम इसमें सिद्धांत हैं, तमाम नियम कायदे हैं। पहले सिद्धांतों को पढ़ा जाता है, उसके बाद हम सीपीसी बाद में पढ़ाएंगे। पहले आपका सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन हो जाने के बाद लास्ट में आपका सीपीसी चलेगी 151 और बेयर एक्ट और तमाम बातें हैं। जब भी आप अगर आ जाए कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ या बिहार में देगा सहज शक्तियाँ या इनहेरेंट पावर, या आपका बिहार में जो देता है वह सहज शक्ति देता है। यूपी में जो लिखा है अंतर्निहित न देकर निहित लिखा है। पिछली बार जो जे में आया आपका निहित शक्ति, 2 क्वेश्चन आया था, मैं बताऊंगा उसको, अभी आगे बढ़ने दीजिए। पहले यूपी में निहित लिखता है, और जब बेयर एक्ट में आप जाएंगे अंतर्निहित लिखा रहेगा। यानी कि या तो वेस्टेड दे या इनहेरेंट दे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता दूं। तो फिर एक बार आप देखिए, जब भी इसकी शुरुआत करिए
संविधान के अनुच्छेद 142 की, या सीआरपीसी की धारा 482 की, या आपका 151 सीपीसी की। आप एक सिद्धांत दिमाग में बैठा लीजिए, ये झारखंड एपीओ मेंस में भी आया था, जूरिस कार्पस, यहीं से आपको उठाना है। इसको अच्छे से इतना तैयार रखिए कि अगर कहीं कोई पूछ दे तो आप कम से कम 10 लाइन तो बता सकते हैं, कापी में लिख सकते हैं। अगर कहीं आ जाए लिखने का कि जूरिस कार्पस क्या है, जूरिस का मतलब होता है लॉ, और कार्पस का मतलब होता है बॉडी। यानी कि लॉ का मतलब विधि और बॉडी का मतलब शरीर। भाई आपका जूरिस कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? विधि का शरीर। अब आइए, न्यायालयों को विधि का शरीर माना जाता है, यानी कि न्यायालयों को विधि का शरीर माना जाता है। ये माना जाता है कि न्यायालयों में जो बातें कानून में स्पष्टतया नहीं लिखी गई हैं, उन बातों के बारे में न्यायालय जो उचित हो, जो साम्यपूर्ण हो, जो अंतःकरण से निकले, जो प्राकृतिक न्याय का पालन करे, जो ऋजु हो, जो न्याय की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो, वह सभी कार्य न्यायालय कर सकते हैं। अब समस्या ये आई कि ये जो न्यायालयों का पावर है कि जो बातें कानून में स्पष्टतः नहीं लिखी गई हैं, उनके बारे में न्यायालय वह सब कुछ कर सकते हैं न्याय के लिए जो उसे करना चाहिए। इसी को एक लाइन में कौन सा हम आपका कहते हैं, कौन सी शक्ति? इनहेरेंट पावर। फिर आप ये जो पावर है, ये यूपी का मॉडल है। इसे किसी कानून द्वारा प्रदत्त नहीं किया गया है। याद रखिए, ये पावर न्यायालय में अंतर्निहित है। अंतर्निहित है मतलब समाहित होती है, समाहित मतलब निहित होती है। और बस जब कानून बनाया जाता है तो ये शक्ति तो कानून बनने से पहले ही न्यायालयों में क्या है? निहित। और जब कोई कानून बनाया जाता है तो केवल इतना काम किया जाता है कि जो वह कानून बनने के पहले का पावर है, उस पावर को केवल और केवल बचाया जाता है। यानी कि सीपीसी में कुछ भी बातें कही गई हो जो न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति है, उसको सेविंग की जाती है। सेविंग मतलब व्यावृत्ति की गई है, व्यावृत्ति मतलब बचा लिया गया। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि न्यायालय जूरिस कार्पस होते हैं और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनमें ये शक्ति पहले से ही निहित है, कानून बनाने के पहले से ही, कि वह जो चाहें सो कर सकते हैं। बस इस पावर को, भाई ये पावर न्यायालय की समाप्त न करके इसका सेविंग किया गया है। कानून द्वारा इन शक्तियों को बचाया जाता है कि जो ये न्यायालयों का पावर है, भले सीपीसी बन गई, भले सीआरपीसी बन गई, भले कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लेकिन ये जो पावर है, जो संविधान बनने से और कानून बनने से क्या है, पहले से ही ये पावर समाप्त होगा कि बना रहेगा? बना रहेगा। कानून इस पर कोई विपरीत प्रभाव, तो उसी को सेविंग क्लाज कहते हैं। आप बेयर एक्ट में देखिए, प्रदान नहीं की गई हैं, बल्कि सिविल न्यायालयों की अंतर्निहित शक्ति की क्या लिखी गई है? व्यावृत्ति। दूसरे पहलू पर आइए है तो भाई, विधायिका चाहे लाख सोच ले, विधायिका चाहे कितना भी बड़ा कानून बना ले, कितना भी बड़ा संविधान बना ले, विधायिका के लिए ये संभव ही नहीं है कि किसी कानून में, किसी संविधान में
सभी समस्याओं का समाधान कर दे। अतः जिन जिन समस्याओं या जिन बातों के बारे में कोई कानून मौन रहता है या किसी कानून में कुछ लिखा नहीं रहता, तो ऐसी दशा में न्यायालय चूंकि जूरिस कार्पस होते हैं, अतः न्यायालयों में ये शक्ति निहित रहती है कि उन विषयों के बारे में जो कानून में कहीं नहीं दिया गया है, वे अपने विवेक का प्रयोग करते हुए जो उन्हें उचित लगे वह क्या दे दें, फैसला। लेकिन इसका प्रयोग घोर अन्याय रोकने के लिए, न्याय की हत्या रोकने के लिए, प्राकृतिक न्याय का पालन करने के लिए, या आपका जहां अन्याय हो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति को विफल होने से क्या करने के लिए, रोकने के लिए, या अगर कोई मजिस्ट्रेट या प्राधिकारी जो भी हो, अगर कानून में दी गई प्रक्रिया का उल्लंघन करे या आपका तब उसके द्वारा अधिकारिता से बाहर जाकर कार्य करने को रोकने के लिए भी ये पावर दिया जाता है। यानी कि इस पावर का प्रयोग करके न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अधिकारिता से बाहर जाकर कार्य करने पर रोक लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं। यानी कि इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति सीआरपीसी में दी गई प्रोसीजर का मिसयूज करता है, प्रक्रिया को मानने से इनकार करता है, तो उसे मनवा दिया जाएगा प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 482 के तहत। तो सीपीसी की धारा 151 के तहत ये पावर सभी सिविल न्यायालयों में निहित है, जबकि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत ये पावर केवल और केवल उच्च न्यायालय में निहित है। जबकि प्रधान न कहिएगा, मैं फिर कभी भी हमने प्रधान नहीं कहा, या तो अंतर्निहित कहिए या समाहित या निहित। और सुप्रीम कोर्ट में ये पावर कि न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, ये पावर कहाँ वेस्टेड है, तो आर्टिकल 142। भाई आपका